मार्केट क्रैश कभी बता के नहीं आते। पिछले 20 सालों में हमने क्या देखा? 2008 का मार्केट क्रैश जिसके अंदर मार्केट 60% क्रैश हुआ, 2015 का मार्केट क्रैश जिसमें 26% क्रैश हुआ और 2020 का क्रैश जिसके अंदर एक दिन में ही मार्केट 13% क्रैश हुआ था और कोविड का पैनिक। हर 3 से 5 साल में एक मार्केट क्रैश आता है, तो सवाल यह है कि आपका पोर्टफोलियो उसको सर्वाइव करेगा या क्रैश हो जाएगा। नमस्ते, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं वेल्थ विद दीपक। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला और 3 तरह के मॉडल पोर्टफोलियो जो हर इंडियन इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यह समझते हैं कि मार्केट क्रैश होता क्यों है। एक्चुअली मार्केट हमेशा एक साइकिल में चलता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन डीप क्रैश हर 3 से 5 साल में आते हैं। और पिछले क्रैशेस को हम देख लें तो क्रैश आया है लेकिन उसकी रिकवरी भी हुई है। 2008 में जरूर उसको एक लंबा समय लगा रिकवर होने में। 2020 में के बाद जो क्रैश हुआ उसके बाद जो रिकवरी आई, 12 महीने एक साल भर के अंदर पैसा डबल हो गया। और 2015 में रिसेंटली जो क्रैश था वो भी लगभग 4 महीने के अंदर अपने लेवल पे आ गया है। 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर मार्केट 60% के आसपास टूट गया और जिसके अंदर जो रियल एस्टेट सेक्टर था, रियल एस्टेट वाला सेक्टर था, वो तो पूरी तरह से क्रैश हुआ। लेकिन एफएमसीजी, एचयूएल, डाबर, फार्मा, गोदरेज कंज्यूमर, इन स्टॉक्स ने जल्दी रिकवरी दिखाई। तो 2008 के क्रैश का लेसन यह है कि रियल एस्टेट क्रैश हुआ लेकिन फार्मा और डिफेंसिव सेक्टर ने पोर्टफोलियो को बचा के रखा। तो सर्वाइवल के लिए डाइवर्सिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 2015 के युआन करेंसी क्राइसिस के अंदर मार्केट क्रैश हुआ लेकिन 26% तक क्रैश के बाद जो रिकवरी आई वो आई मिड कैप में और डिफेंसिव सेक्टर यानी कि एफएमसीजी जैसे सेक्टर में। 2020 में 13% क्रैश हुआ मार्केट एक ही दिन में बिकॉज ऑफ कोविड पैनिक। लेकिन जब रिकवरी शुरू हुई तो उसकी शुरुआत हुई आईटी और फार्मा से, और साथ ही बूम किया केमिकल स्पेस बिकॉज सप्लाई चेन इश्यूज, और साथ में मेटल्स ने भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। तो क्रैश तो आता है लेकिन हर क्रैश के बाद कोई ना कोई सेक्टर, नया सेक्टर बूम करता है। और जो इन्वेस्टर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाता है वो ही एंजॉय करता है, उसको टेंशन नहीं आता। और जो इन्वेस्टर, एक डेटा कहता है कि 12 महीने तक भी अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को होल्ड करता है तो साल भर में 57% तक रिकवरी उसकी आ जाती है। इमेजिन करो एक बिल्डिंग है जो अर्थक्वेक जोन में बनी है, यदि उसकी फाउंडेशन वीक होगी तो बिल्डिंग गिर जाएगी, फाउंडेशन मजबूत होगी तो कितना भी बड़ा अर्थक्वेक आ जाएगा तो वो बिल्डिंग मजबूती से खड़ी रहेगी। वही हाल पोर्टफोलियो का होता है। यदि अच्छे तरीके से आपने पोर्टफोलियो बनाया है तो शेक तो होगा लेकिन टूट के बिखरेगा नहीं। 2008 में जिन्होंने 100% पोर्टफोलियो रियल एस्टेट का रखा हुआ था वो पोर्टफोलियो 94% तक क्रैश हुआ और उस समय जो कंपनी कुछ टूटी वो आज तक दोबारा रियल एस्टेट की कंपनी वो खड़ी नहीं हो पाई। लेकिन जिसने डाइवर्सिफाइड रखा उसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर रिकवरी जल्दी आ गई। क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो का मतलब हुआ लॉस कम, रिकवरी फास्ट और इमोशनली स्टेबल। तो फाउंडेशन कैसे बनता है? 4 पिलर पर बिल्डिंग कैसे खड़ी होती है? यूजुअली 4 पिलर्स पर। अब तो खैर अलग अलग तरह की बिल्डिंग है, वो एक अलग बात है। उसी तरह से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, कैश प्रूफ पोर्टफोलियो खड़ा होता है 4 पिलर्स पर: असेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, लिक्विडिटी बफर और क्वालिटी फोकस। सबसे पहला पिलर है असेट एलोकेशन। क्लासिक मॉडल की बात करें तो 60% इक्विटी और 40% डेट। 60% में आपके इंडेक्स फंड आ गए, स्टॉक्स आ गए, और 40% में आपके एफडीज आ गई, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आ गए और डेट इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। क्रैश और रिकवरी की बात करें तो जो 60-40% वाला जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर मैक्स ड्रॉडाउन 12% ही आता है और 8 महीने में रिकवरी हो जाती है। लेकिन हम 100% इक्विटी पोर्टफोलियो रखते हैं तो मैक्स ड्रॉडाउन 35% तक है और 18 महीने लग जाते हैं उसको रिकवर होने में। तो यदि आप यंगर हो तो 70-30 या 80-20 यानी कि 70-80% इक्विटी और 20-30% डेट रख सकते हो। आप ओल्डर हो तो रिवर्स करना है, आप 40-60 या 30-70 आपको लेना है उस केस में, यानी कि 30 या 40% आपको इक्विटी और 70-80% डेट आपको रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है डाइवर्सिफिकेशन। उसमें भी 3 तरह का डाइवर्सिफिकेशन है। पहला है सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा है जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन और तीसरा है क्वालिटी डाइवर्सिफिकेशन। यदि हम पहला सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो आप अलग अलग सेक्टर जैसे कि आईटी को 10% 15% के आसपास रख सकते हो बिकॉज इस समय टैक बूम चल रहा है, एआई, एमएल, रोबोटिक्स
और सेमीकंडक्टर, सब इस तरह की बातें हो रही हैं, तो आने वाला ज़माना एआई और टेक का होने ही वाला है। तो आप कम से कम 10 से 15% का पोर्टफोलियो उसके अंदर रख सकते हो। और वैसे भी इस समय इंडिया के अंदर आईटी का जो सेक्टर है, आईटी इंडेक्स है, बहुत पिटा हुआ है, तो उसके अंदर सेफ्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा खासा है। तो आप उसमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक सेक्टर आईटी वाला 10-15% रख सकते हो। दूसरा सेक्टर आता है एफएमसीजी। 10 से 15% हम एफएमसीजी रख सकते हैं, बिकॉज एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है, मार्केट में कितना स्लम्प आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये सेक्टर हमेशा चलता है, क्योंकि जो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं वो हमेशा बिकती ही हैं मार्केट के अंदर। तीसरा है फार्मा हेल्थ केयर, यानी कि इसको भी आप 10-15% रखिए। आप देखेंगे जैसे जैसे आज के दौर में हेल्थ केयर सर्विसेज महंगी होती जा रही हैं, लोग बीमार ज़्यादा होते हैं, तो एक ऐसा सेक्टर है जो पिटता नहीं है, खास तौर पे हेल्थ केयर सेक्टर। फार्मा सेक्टर के अंदर कई सारी चीज़ें हैं, हम यूएस पे डिपेंडेंट हैं, एक्सपोर्ट हुए हैं, कई सारी बातें हैं, लेकिन हेल्थ केयर ऐसा है, हॉस्पिटल सेक्टर्स हैं, भैया बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। और आपने गब्बर इज़ बैक मूवी तो देखी होगी, हॉस्पिटल्स का हाल क्या है, वो हमेशा प्रॉफिट ही कमाते हैं। मैं कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, अपोलो हॉस्पिटल का आप चार्ट देखिएगा, वो ऐसे गया है, यानी कि उसने प्रॉफिट ही कमाया है। तो बात यह है कि ये सेक्टर भी अच्छा चलेगा। इंफ्रा, देश को इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा ही होगा। बैंकिंग, देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की जाएगी, तो बैंकिंग एंड बैंकिंग रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज को अच्छा होना ही होगा। और बाकी आप 40% इंडेक्स ले लीजिए, क्योंकि देश का एंटायर इंडेक्स जब ग्रो करेगा तो आप भी ग्रो कर जाओगे। तो इस तरह का एक आप मॉडल पोर्टफोलियो बना सकते हो, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए। दूसरा है जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। आप 80% पैसा इंडिया इक्विटी मार्केट में लगा सकते हो और 20% पैसा ग्लोबल लगा सकते हो। पर ग्लोबल में हमारे लिए यूएस मार्केट को टच करना ज़्यादा आसान है, बाकी भी करते हो, लेकिन यूएस कंपैरेटिवली इजी है। और दूसरी एक चीज़ और भी है, जितने भी वर्ल्ड की टॉप 10 टेक जाइंट्स है वो यूएस बेस्ड है, यूएस के मार्केट में लिस्टेड है, तो इसलिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 80-20 का आप एक फॉर्मूला अपना सकते हो, जिससे आपका रूपी डेप्रिसिएशन भी कवर हो जाएगा। तीसरा है क्वालिटी डाइवर्सिफिकेशन, इनकी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन क्वालिटी वाले स्टॉक्स होने चाहिए। 2008 में लार्ज कैप 50% गिरे थे, लेकिन रियलिटी सेक्टर के माइक्रो कैप्स 94% तक गिर गए थे। तो इसलिए क्वालिटी मैटर्स। और तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर है लिक्विडिटी बफर, यानी कि इमरजेंसी फंड। पहले अपने आप को सिक्योर करिए, अपने पास एक लिक्विडिटी फंड रखिए इमरजेंसी फंड के तौर पर, उसके बाद इन्वेस्टिंग की बात करिए। और वो होना कितना चाहिए, आपके पास कम से कम 6 महीने, आप सैलरीड पर्सन हो तो 6 महीने की आपकी खर्चे के बराबर आपके पास फंड होना चाहिए। मान लीजिए 50,000 रुपये आपकी का खर्चा है महीने का, तो 3 लाख रुपए आपके पास एक सेफ एफडी या लिक्विड फंड में होने चाहिए। उसके बाद आपको इन्वेस्टिंग की बात सोचनी चाहिए, वरना टेंशन में आ जाओगे। और यदि आप बिजनेस ओनर हो तो 12 से 18 महीने के खर्चे के बराबर फंड आपके पास होना चाहिए। प्लस आपके पास 5 से 10% ऑफ पोर्टफोलियो, एक आपके पास एक लिक्विडिटी होनी चाहिए कैश की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं कैश रिजर्व। क्योंकि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्रैश आने पर, तो पैसा कौन सा लगाओगे, पैसा इमरजेंसी फंड तो लगाना नहीं है, वो तो इंटैक्ट रहेगा। पैसा आप वो लगाओगे जो आपने एक अपॉर्चुनिटी फंड बना के रखा हुआ है, क्योंकि मार्केट क्रैश जब आएगा उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर दोगे अच्छे रिटर्न को गेन करने के लिए। जब 2020 का जब क्रैश आया था, एक दिन में 13% मार्केट गिरा था। जिन लोगों के पास पैसा था उन्होंने उस समय उस डिप पे बाय किया और कई गुना रिटर्न्स उन्होंने बनाए थे, और जिनके पास पैसा नहीं था वो बेचारे सिर्फ देखते रह गए। और फोर्थ पिलर है क्वालिटी फोकस, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के सेफ असेट्स आपको नुकसान कम देते हैं। निफ्टी इंडेक्स हो गया, लार्ज कैप्स हो गए, यदि बॉन्ड्स में भी लगा देते हो तो आप AAA या प्लस रेटेड जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें आप इन्वेस्ट करिए। और जो रिस्की स्टॉक्स हैं, पेनी स्टॉक्स हैं, उनसे आप दूर रहिए। 2008 की क्रैश में नेस्ले या गोदरेज कंज्यूमर, इस तरह के स्टॉक्स 20% तक ही गिरे थे, लेकिन जो माइक्रो कैप थे, पैनी स्टॉक्स है, वो 90% तक गिर गए। और कुछ इससे स्टॉक्स तो ऐसे भी हैं जो आज तक उस प्राइस पे वापस ही नहीं आ पाए, और कुछ कंपनियां खत्म हो गई। तो ये तो हमने बात करी क्रैश की और पोर्टफोलियो की 4 पिलर्स की। अब हम बात करते हैं 3 मॉडल पोर्टफोलियो क्या हो सकते हैं। और ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन एडवाइस नहीं है, लेकिन मैं आपको अवेयर कर रहा हूं और आपको एजुकेट कर रहा हूं। बाकी जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करेंगे। पहला मॉडल पोर्टफोलियो आता है बैलेंस पोर्टफोलियो, यानी कि 60-30-10। 60% इक्विटी, 30 डेट और 10 गोल्ड या रीट्स के अंदर आप करते हो। 60% इक्विटी के अंदर भी आप 40% इंडेक्स फंड में डालते हो, और बाकी 20% आप लार्ज कैप और इस तरह के म्यूचुअल फंड्स ले सकते हो। 30% पैसा आप डेट के अंदर डालते हो,
और जिसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड आ गए, एफडीज आ गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गई, और 10% आप गोल्ड और रीट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो। आप 5% गोल्ड ले सकते हो, 5% रीट्स ले सकते हो, और आजकल सिल्वर भी अच्छा चलता है तो कुछ परसेंटेज आप सिल्वर का भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि इस बैलेंस पोर्टफोलियो के अंदर क्रैश भी कम होता है और रिकवरी फास्ट आती है। आप पिछले क्रैश की हिस्ट्री देख लेंगे 2008, 2015, 2020, तो जो 60-40 का जो बैलेंस पोर्टफोलियो है उसके अंदर मैक्सिमम ड्रॉडाउन 12% का रहा है। दूसरा मॉडल है एवरग्रीन एज रूल, यानी कि 100 माइनस योर एज, दैट इज द परसेंटेज ऑफ इक्विटी यू शुड इन्वेस्ट। यानी कि आपकी 30 साल की एज है तो 100 माइनस 30, 70, यानी कि 70% पैसा आप इक्विटी में लगा सकते हैं, 30% पैसा आप डेट में लगा सकते हैं, और इसी एज के वेरिएशन के हिसाब से आप उसको वेरी कर सकते हैं। आप यंगर हैं तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आप ओल्डर हैं तो आपको कम रिस्क लेना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है? एक मैकेनिकल प्रोसेस है, आपको डिसाइड करने का टेंशन ही नहीं है, जितना एज है उसके हिसाब से आपने फार्मूला फिट कर दिया, और एक तरह का इमोशनल प्रूफ भी है। और तीसरा मॉडल पोर्टफोलियो होता है बारबल स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर आप 80% पैसा सेफ इंस्ट्रूमेंट में लगा सकते हो, लेकिन 20% पैसा अग्रेसिवली ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट में लगाते हो, जो अग्रेसिव तो है बट सेफ भी है। 80% सेफ के अंदर आप समझ सकते हो 20% आपने इंडेक्स फंड में लगा दिया, 30% आपने बॉन्ड्स में लगा दिया, 30% आपने एफडी के अंदर लगा दिया। और एग्रेसिव की बात करेंगे तो 10% आप मिड कैप और स्मॉल कैप में लगा सकते हो, बाकी 10% आप क्रिप्टोज या स्टार्टअप्स के अंदर लगा सकते हो। ये बड़ा रिस्की बैट है, इसको सोच समझ के ही लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो 20% का हम एग्रेशन लेंगे वो 80% वाली जो सेफ्टी की वजह से हमारी जो ग्रोथ कम होगी उसको बैलेंस करेगा। यदि हम हिस्टोरिकली क्रैश रिकवरी के पैटर्न देखें, एवरेज 12 महीने के अंदर 57% रिकवरी हो जाती है। 2008 में 50% ड्रॉडाउन था, लेकिन 12 महीने में 57% तक वो रिकवर कर गया। 2015 में 26% ड्रॉडाउन था, जो कि 12 महीने में 38% तक रिकवर किया। 2020 में एक दिन का 13% का क्रैश था, वो भी उसने सबसे फास्टेस्ट रिकवरी दिखाई थी। और अभी 2025 में भी देखेंगे स्टार्टिंग के मंथ्स में जो क्रैश था वो ऑलमोस्ट लगभग रिकवर हो चुका है। और हम सेक्टर लीडर्स की बात करें तो 2008 में रिकवरी के लीडर्स रहे थे बैंकिंग सेक्टर। 2015 में बात करें तो मिड कैप एंड कंजम्पशन स्टॉक्स। 2020 की बात करें तो आईटी, फार्मा, केमिकल और मेटल स्पेस। और 2024-25 की बात करें तो डिफेंस, पीएसयूज और इंफ्रा एंड डिफेंस स्पेस ने रिकवरी फास्ट दिखाई है। अब हम बात कर लेते हैं बिहेवियरल हैक्स की, बिकॉज स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टिंग के अंदर बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और उसकी वजह से हमारे पोर्टफोलियो अप एंड डाउन हो सकते हैं। तो करना क्या है? तो पहला है कि राइट योर इन्वेस्टमेंट रूल। यदि फंडामेंटल कुछ चेंज हो गया है तो आप उस इन्वेस्टमेंट को सेल कर दीजिए, लेकिन यदि सिर्फ न्यूज़ चल रही है तो कुछ भी नहीं करना है। हैक 2, ऑटोमेट योर एसआईपीज एंड इन्वेस्टमेंट। इसको आप ऑटोमेटिक मोड पर डाल के रखिए, ताकि क्रैश हो या ना हो, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू काम करता रहेगा और एवरेजिंग होती रहेगी। और हाँ, मौका मिले तो आप एक्स्ट्रा लमसम फंड भी डाल सकते हो। थर्ड हैक है एनुअल रीबैलेंसिंग। आपकी एज के हिसाब से 60-40, 30-70 उसको आपको रीबैलेंस करना है, और एक स्ट्रेटेजी साथ में और ऐड करना है, बाय लो सेल हाई, ताकि रोटेशन आप करते रहो। वो तभी होगा जब आप रिव्यू करोगे। फोर्थ हैक बहुत इंपॉर्टेंट, डोंट चेक योर पोर्टफोलियो डेली। लेकिन ऐसा सब करते हैं, तो अपने पोर्टफोलियो का डिसीजन आप वीकली और मंथली आधार पर लीजिए, ना कि डेली प्राइस मूवमेंट के आधार पर। तो क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो का मतलब नहीं कि लॉस नहीं होगा, लॉस होगा, कम होगा, और रिकवरी फास्ट आएगी। चाहे 2008 का क्रैश हो, 2015 का क्रैश हो, 2020 का क्रैश हो, पेशेंट इन्वेस्टर ने पैसा बनाया ही है, उनको लॉस नहीं हुआ है। तो एक चेकलिस्ट देख लेते हैं टू बिल्ड अ क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो। अपने एज के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कितना इक्विटी में आपको पैसा डालना है। इमरजेंसी फंड कैलकुलेट कर लीजिए 6 से 12 महीने का, ताकि वो आपको एक लिक्विडिटी बफर देगा। डाइवर्सिफाई अक्रॉस ऑल एसेट क्लास एंड सेक्टर्स एंड ज्योग्राफिकली एज वेल। 5 to 10% कैश रिजर्व रखिए एज एन अपॉर्चुनिटी फंड, जब जैसे मौका मिले आपने पैसा डाल दिया। इन्वेस्ट इन क्वालिटी स्टॉक्स, चाहे लार्ज कैप हो, ब्लू चिप्स हो, लेकिन स्टॉक्स अच्छे होने चाहिए। सेट इन्वेस्टमेंट इन राइटिंग एज अ रूल, ऑटोमेट योर एसआईपीज, एंड एट द लास्ट रिव्यू एंड रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो। तो मुझे बताइए आप कौन सा मॉडल चूज करोगे, 60-30-10 का बैलेंस मॉडल, या एज के हिसाब से मॉडल, या फिर बारबल स्ट्रेटेजी अपनाए हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो ये सोचते हैं क्रैश के टाइम पे पोर्टफोलियो कैसा बनाऊं और कैसा नहीं बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप निवेशित रहें, सुरक्षित रहें,
स्टे इन्वेस्ट, स्टे स्मार्ट। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।